ऑल ऑफ यू। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा? ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता। ह्यूमिडिटी, इतनी चीज़ क्लियर थी कि हम लोगों ने बात करी थी ना कि भाई ह्यूमिडिटी होती क्या है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। पूरा प्रोसेस हमने इसका पढ़ लिया था कि वाष्पीकरण होता है, किस प्रकार से होता है, सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि वायुमंडल में जो ये आर्द्रता है ये किन किन प्रकारों में है। देखिए, इसमें ना 3 वर्ड्स आते हैं। देखिए, पहला वर्ड इसमें आता है आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य क्षमता। दूसरी हमारी चीज आती है निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट आती है कौन सी? सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, देखिए 3 प्रकार की आर्द्रता बताइए, होती कैसे कैसे हैं उनको हम पढ़ेंगे एक बार डिटेल से इनका। ठीक है, इनका तो जो है आपको इंग्लिश में नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश से आप तुरंत पकड़ जाएंगे, वरना तो फिर वही है कि हिंदी में जब आप समझने बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टफ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आर्द्रता सामर्थ्य क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी, निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर हुई चीज़? देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम नोट्स नहीं दे रहे हो। बच्चा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो हमारी ये 2-3 टॉपिक हैं उनके मैं आपको नोट्स नहीं दूंगी, आपको बुक से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, भाई नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो जो बुक मेरे पास है, जिस बुक से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उस बुक का PDF बना के मैं आपको भेज सकती हूँ। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे क्या कि हाँ, देखिए कैपेसिटी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, 3 प्रकार की आर्द्रता की बात हमने की। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्द्रता सामर्थ्य यानी कैपेसिटी आ गया। मान लीजिए कि ये एक बाउल है, इसमें पानी की जो क्षमता है वो कितनी है? 50 लीटर। मतलब इस पूरे टब के अंदर 50 लीटर पानी आ सकता है। तो ये क्या हो गई? उसकी कैपेसिटी हो गई। तो ये क्या होता है? आर्द्रता सामर्थ्य क्षमता। मतलब जो हमारा वायुमंडल है उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो आर्द्रता ग्रहण कर सकता है। वो कितनी आर्द्रता ग्रहण कर सकता है, वो क्या हमारा कहलाता है? आर्द्रता सामर्थ्य क्षमता। इसको देखिए, समझेंगे अच्छे से। किसी निश्चित तापक्रम पर हम देखें तो वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? उसकी कैपेसिटी। मतलब अधिकतम कितनी वो नमी धारण कर सकता है। मतलब 50 लीटर पानी इसके अंदर भरा जा सकता है। ये नहीं कहने कि इतना भरा हुआ है, इतना इस बाउल के अंदर भरा जा सकता है। मान लीजिए एक डिब्बा है, उसको आप फुल कितना भर सकते हैं? पूरा ही ऊपर तक ही भर सकते हो ना, तो वो उसकी कैपेसिटी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए वायु का अगर तापमान आप बढ़ा दोगे, अब मैं देखिए आपको तुरंत ऐसी चीजें समझ में आती जाएंगी। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वायु का तापमान बढ़ा दिया, तो तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। जब तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी नमी धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी ना। क्लियर हुई चीज़? कि जब वायु का तापमान आप बढ़ा देते हो तो उसकी वायु की जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। सर्दियों की बजाय गर्मियों में अधिक ये कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी चेंज कैसे हो रही है कि मान लीजिए अभी जो है, आप सिंपल चीज़ लीजिए, अभी जो है फिलहाल जो है सुबह सुबह आपको एक खाने की प्लेट दी जाए, कैपेसिटी कितनी है कि जितना बड़ा आपका पेट है वो आपकी कैपेसिटी है। लेकिन सुबह सुबह अगर आपको प्लेट दे दी जाए, आप कितना खा पाएंगे? वो आपकी तुरंत वहाँ की कैपेसिटी बता रहा है।
वहीं अगर आपको 2 दिन से खाना नहीं मिला हो और तीसरे दिन आपको एक पूरी प्लेट भर के खाना दिया जाता है, तो उस टाइम आपकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, पूरी प्लेट आप सफ़ा कर जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत फुल पेट भरा हुआ है और उसके बाद आपको एक थाल दिया जाता है, तो उसमें से आप कितना खा पाएंगे? वो जो कैपेसिटी है वही इसमें भी आर्द्रता की हम वही बात कर रहे हैं। क्लियर हुई चीज़ कि वायु का जब तापमान बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो क्या होगा, जब ऊपर उठता है तो वायुमंडल के अंदर उसको आयतन मिल जाता है, वो फैल जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक, ये चीज़ हमारी क्लियर हुई। अब देखिए, एक टाइम बाद में जब ये बहुत ज़्यादा नमी धारण कर ले और वायु में जब निश्चित तापक्रम पर आर्द्रता सामर्थ्य जो ये है जो हमारी कैपेसिटी है उसके बराबर नमी मौजूद होती है। मान लीजिए जितनी कैपेसिटी है और उतनी ही हमारे पास आर्द्रता मिल जाए हमें, यानी नमी मिल जाए, तो क्या होता है, वायु सैचुरेटेड हो जाती है। मतलब वायु इस कंडीशन में पहुंच जाती है कि अब वो बारिश कर सकती है। क्लियर हुई चीज़। निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता मतलब एब्सोल्यूट। हमने बात की थी एक टब की, इसी टब से चलेंगे हम सारी चीज़ें। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 50 लीटर। हमने इसमें भर कितना रखा है, 30 लीटर। तो जो ये 30 लीटर है ये इसकी निरपेक्ष आर्द्रता हो गई। एब्सोल्यूट मतलब जितना अभी उसमें फिलहाल है, कुल नमी की मात्रा जो है उसमें उपस्थित, उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता यानी वास्तविक आर्द्रता कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ कि भाई जितनी उसकी मात्रा, जितनी एयर जो है, जितनी उसमें नमी धारण करने की क्षमता है, ठीक है, क्षमता चीज़ समझ में आई, और कितनी उसमें अभी फिलहाल नमी है, वो उसकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। 2 टर्म समझ में आए। तीसरा टर्म देखिए, तीसरा टर्म आता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कि आपकी जो अपेक्षिक आर्द्रता है, या फिर इसको आनुपातिक आर्द्रता के नाम से भी जानते हैं, एक निश्चित तापक्रम पर हम देखें कि अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता कितनी है और उसके अंदर है कितना, यानी कि उसकी निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है, इनटू में 100। जो ये निकल कर आएगा, मान लीजिए क्षमता थी कितनी, 50 लीटर, निरपेक्ष आर्द्रता है हमारी कितनी, 30 लीटर, इनटू 100 करो। 3 से नहीं कट रहा है तो इसको ना, मतलब हम लोग राउंड फिगर में लेने के लिए इसको 20 ले लेते हैं, 20 लीटर। मान लीजिए आपने यहाँ 20 लिखा, ठीक, तो ये आ गई आपकी 250। आपकी जो सापेक्षिक आर्द्रता होगी वो 250 होगी। ठीक, क्लियर हुई ये चीज़। और जब जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, जब वो 100% तक पहुंच जाए, तो जब 100% पर पहुंच जाती है तो वायु सैचुरेटेड हो जाती है और हमारे पास बारिश हो जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई आपको। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा इंटू 100 अगर हम कर देते हैं, तो जो हमारा ये निकल कर आएगा वो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा। क्लियर हुई ये चीज़। तीनों टर्म समझ में आए आप, आर्द्रता सामर्थ्य, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता। चीज क्लियर हुई। अब हम देखेंगे कि आर्द्रता का मापन किस प्रकार से होता है। तो इसका जो मेजरमेंट होता है, उसके लिए जिन यंत्रों का प्रयोग हम करते हैं उनको हम कहते हैं आर्द्रता मापी, या फिर इसको हाइग्रोमीटर्स कहते हैं। ये यंत्र भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हेयर हाइग्रोमीटर, ओसांक आर्द्रता मापी प्रमुख, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ना हम एक चीज़ और देखेंगे, कौन सी, कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर और एक होता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स रेट, ये आपको बहुत सारी जगह मिलेगा जब आप बुक में पढ़ेंगे। तो सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप
पतंतर। देखिए मैंने आपसे बताई थी कि जब भी हम ऊपर जिस धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी पहाड़ों पे जाते हैं या ऊपर की तरफ जब भी जाएंगे, तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कम होता चला जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हवा ऊपर उठी, गर्म हवा जो थी ऊपर उठी, ऊपर गई, वायुमंडल बहुत बड़ा है, उसमें ये फैल गई, आयतन मिल गया इसको, बहुत ज़्यादा फैल गई तो ये ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो गई तो ये टेम्परेचर कम कर देती है। क्लियर हुआ? तो नॉर्मल एक हमने बताया था कि 1000 मीटर के ऊपर कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम होता है। जो ये रेट है ना, ये नॉर्मल लेप्स रेट है, सामान्य ताप पतन दर जिसको हम बोलेंगे, वो 1000 मीटर पर कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाएगा। क्लियर हुई? ठीक है। एक अतः इसके अंदर हम लोग बताएं कि एडियाबेटिक प्रोसेस देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म तंत्र या क्रिया परिवर्तन क्या होता है कि बिना कोई आदान प्रदान किए, बिना कोई ऊष्मा के आदान प्रदान किए ही तापमान में परिवर्तन आ जाना क्या कहलाता है? एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। ऊष्मा के आदान प्रदान के बिना क्या हो जाए, तापमान परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रुद्धोष्म यानी एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, चक्रवात आ गया, चक्रवात, प्रति चक्रवात आ गए। इनकी वजह से जो टेम्परेचर में बदलाव आएगा उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझनी है। बाकी की जो अभी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, कौन सा, कंडेंसेशन, और एक जो है आपका बादल वाला टॉपिक बचा हुआ है। बादल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। ठीक है, इतनी चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप इसको प्लीज़ एक बार बुक से ज़रूर आपको पढ़ना है। बुक से पढ़ना मतलब कि एक बार आप बुक से पढ़ लेंगे, जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई मैंने ठीक पढ़ाया आपको, तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।